किरोड़ी लाल मीणा जो कि मंत्री थे, बाबा के नाम से फेमस हैं, गाड़ी में एक बिस्तर ही पड़ा रहता था, जहाँ जाते सड़क पे आंदोलन कर देते थे। तो ऐसे मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया, आप किस तरह से? सही जनप्रतिनिधि को सही प्रतिनिधित्व तो नहीं दोगे तो वो अपना अपमान समझेगा। आपको लगता है किसी और को भी इस्तीफा देना चाहिए था? ऐसा लग रहा है कि जो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे उनकी नैतिक जवाबदारी लेते हुए उनको इस्तीफा देना चाहिए। बोल लिए वैसे तो सीएम साहब की भी काम सही ढंग से नहीं है, लोग संतुष्ट नहीं है उनसे। कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताया है। राहुल गांधी जी को हमेशा गलत साबित करने के प्रयास करते हैं। क्या आपको लगता है बीजेपी की सरकार है या अफसरों की सरकार है? देखिए, ये तो बिल्कुल पर्ची सरकार है, जो एक पर्ची के माध्यम से सरकार उत्पन्न हुई है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुए थे, कहीं न कहीं बड़े लेवल पे बड़ा घोटाला हुआ है। कि जल जीवन मिशन में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने घोटाला कर दिया, बीजेपी वाले ही कह रहे हैं। अरे नल लगाने से क्या हुआ, नल के अंदर जल कैसे आएगा ये किसी को पता नहीं है। सतीश पूनिया बीजेपी के नेता हैं, एक बार फिर से बड़ी वापसी हुई है, उनको प्रभारी बना दिया। बीजेपी की कार्यकाल से लोग खुश नहीं है। उन्होंने हमेशा जाटों को कुचलने का प्रयास किया। जनता एकदम तैयार बैठी है कि कब चुनाव आए और कब इनको सबक सिखाएं। शायद पूनिया जी को भेजें, चाहे किसी को भेजें। तो आपने कभी रविंद्र पाटिल को समझाने की कोशिश की, जो आपने अभी आरोप लगाया कि उन्होंने जाति की राजनीति की, कि भाई जाति की राजनीति मत कर, राजपूत और जाट को मत बांटे? वहाँ कहावत है कि मारवाड़ का जितना पानी गहरा है उतने लोग गहरे हैं। आपके मित्र हनुमान बेनीवाल में देखा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हो गए, आपकी बातचीत हुई उनसे? उनके रास्ते अलग है, हमारे अलग है। मैंने उम्मीदवार बेनीवाल को मेरी गाड़ी में बिठाया, वो चुनाव नहीं लड़ सकता था, मैंने लड़वा दिया। जिसको बैठाता हूँ फिर भग जाता है नेता बन के। ऐसे 200 लोगों को बैठाया होगा ना। पुलिस का करप्शन कैसे बंद होगा, मुझे समझ नहीं आता। मैं देखता हूँ बजरी की गाड़ी पकड़ते हैं, पैसे दे के छोड़ देते हैं। ये तो नेता खुद करवाते हैं ना, पुलिस मजा ले, पुलिस ऐसा कर दे। जो देवी सिंह भाटी है, उन्होंने कहा राजेंद्र राठौड़ के कारण हार गए, राहुल कस्वा को टिकट नहीं दी और चुनाव हार गए। उनका अहंकार था, वो तो राठौड़ साहब का जो अहंकार खत्म हो गया। आपको लगता है कि जो जाट राजपूत विवाद है वो राजेंद्र राठौड़ और रविंद्र भाटी ये इनके बड़े रीजन है? तो राठौड़ साहब तो पहले से ही थे, ये इन्होंने नया प्रयास किया लेकिन जनता ने नकार दिया। आप सचिन पायलट को किस तरह से देखते हैं, क्या आपका उन्होंने सपोर्ट किया चुनाव के अंदर? बीजेपी ने बहुत ज़्यादा मीडिया को और सबको अपने कंट्रोल में करके डर और भय का वातावरण बना दिया था। एग्जिट पोल क्या बता रहे थे कि 400 पार, मोदी जी भी 400 पार, और जब चुनाव हुए तब सबकी हवा निकल गई। मदन दिलावर ने राजकुमार रोध के लिए कहा है कि डीएनए की जांच करा दे। लोकतंत्र के अंदर जो उनको अच्छा लगे उस धर्म को माने, जो सही है वो माने। जो पायलट साहब, गहलोत साहब और डोटासरा जी, आपको किसकी राजनीति का स्टाइल पसंद है? मैं तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को फॉलो करूंगा। कांग्रेस के अंदर बड़ी संख्या में जाट नेता है, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि यार यहाँ कम मौका मिलेगा, बीजेपी में होता तो शायद ज्यादा मौका मिलेगा? वसुंधरा राजे की जो राजनीति का स्टाइल था और भजन लाल शर्मा की राजनीति का स्टाइल, आपको कौन सा बेहतर लगा? कि वसुंधरा जी तो अनुभवी थी और उन्होंने लंबे समय से राजनीतिक अनुभव था। इनको कहीं न कहीं अनुभव की कमी है, तो वो तो फर्क रहेगा ही। भजन लाल जी का वर्क करने का स्टाइल ठीक नहीं लग रहा? वो कर रहे हैं प्रयास, वो भी कर रहे हैं, लेकिन अब नए हैं तो टाइम तो लगेगा ही। क्या पीओके का मुद्दा आप उठाएंगे संसद में? मजदूरी करने वाला, नमक की थैली पैक करने वाला सिपाही बनता है, सिपाही के बाद फिर अपना बिजनेस करता है और फिर वो सांसद बन जाता है। कभी आपने सोचा था सपनों में भी ऐसा होगा? नमस्कार, भारत रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं उम्मीदवार बेनीवाल, जो कि बाड़मेर से सांसद है, हाल ही में जीत के आए। उम्मीदवार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। आप हमारे स्टूडियो में आए। लगातार हम आपको बाड़मेर में भी कवरेज करने आए, जब भी हमने आपकी खबरें दिखाई, और उसके बाद दिल्ली में भी हमारी बातचीत हुई। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखाएं, क्योंकि युवा दिलों की आवाज़ है बाड़मेर की आवाज़। बिल्कुल, आप निष्पक्ष कवरिंग करते हो और एकदम सटीक रिपोर्ट रहती है, इसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। उम्मीदवार जी, मुझे ध्यान है कि आप संसद के ही थाने में एक सिपाही थे, पहली बार संसद गए, कैसा लगा आपको? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा। ये बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता का आशीर्वाद था और उनके आशीर्वाद से पहली बार संसद में पहुँचे। बहुत ही अच्छा लगा। ये मेरी ज़िंदगी का एक सुनहरा पल था और एक बिल्कुल नई शुरुआत थी। नई संसद में गए, नया भवन देखा, क्या अनुभव रहा? बिल्कुल अच्छा लगा। ये देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर
भाग्यशाली लोग ही होते हैं जो वहाँ पहुँचते हैं और जिन लोगों का आशीर्वाद लेके जाते हैं वो भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। ये कड़ी मेहनत और परिश्रम और लोगों का आशीर्वाद था और एक अच्छा अनुभव था। संसद में आप रहे थे सर, भाजपा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये बिल्कुल सत्ता पक्ष राहुल गांधी जी को हमेशा गलत साबित करने के प्रयास करते हैं और इसी तहत उन्होंने ये गलत उनका कहने का मतलब ये था कि हिंदू धर्म कभी हिंसा करने का नहीं अलाउ करता और वैसे सभी धर्मों के अंदर अच्छाइयाँ होती है, कभी कोई गलत काम करने के लिए कोई भी धर्म प्रेरित नहीं करता, ये उनका कहने का भाव था। लेकिन उन्होंने यही बोला कि बीजेपी खाली धर्म का सहारा लेकर लोगों को भ्रमित करती है, भड़काती है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके ही आगे बढ़ी है। देखिए, उनके कहने का जो अर्थ था उसको गलत ढंग से उन्होंने लिया। बीजेपी ने ये आरोप लगाया कि हिंदू हिंसक होते हैं, ये उनका कहने का ये मतलब नहीं था कि हिंदू हिंसक होते हैं, लेकिन उनका कहने का यही मतलब था कि बीजेपी हमेशा धर्म की राजनीति करके लोगों को भड़का के आगे बढ़ती है और धर्म कोई सा भी हो, चाहे हिंदू धर्म में शिव जी की मान्यता बताई कि शिव जी ये बोलते हैं कि आप डरो मत और बिल्कुल निडर होके सबको साथ लेके चलो। और फिर उन्होंने कुरान का भी बताया कि वहाँ भी हाथ का महत्व बताया और जैन धर्म का भी महत्व था। सभी धर्मों का शिव जी की भी वो प्रतिमा लेके आए, शिव जी की प्रतिमा लेके उन्होंने बताया कि शिव जी का ये रूप है, निरंकारी रूप है, सदा ये निडर भाव होकर कभी मतलब एकदम साहस और हिम्मत के साथ में आगे बढ़ने का वो उस तस्वीर से ये प्रतीत होता है। तो उनका कहने का मतलब था कि हिंदुस्तान अपना धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी धर्मों का सम्मान करके आगे चलना चाहिए और बीजेपी खाली धर्म की राजनीति करके सत्ता में आई है और हमेशा धर्म की भावना लोगों के दुष्प्रचार करके और सत्ता पे कब्जा करने का प्रयास किया और ये अयोध्या के लोगों ने इनको नकार दिया। अयोध्या में राम मंदिर बनाया और खूब उस मुद्दे को भुनाया, लेकिन अयोध्या से बीजेपी अयोध्या सीट से हार गई। तो लोगों ने मतलब इस धार्मिक प्रोपेगेंडे को स्वीकार नहीं किया। उमेदवार राम जी, पश्चिमी राजस्थान के आप कौन कौन से मुद्दे हैं जो समस्याएं हैं वो आप लोकसभा में उठाने वाले हैं, क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, पश्चिम राजस्थान में सबसे बड़ी रोजगार की समस्या है। बेरोजगार युवा ज़्यादा हैं, उनको कंपनियों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय लोगों को रोज़गार कैसे मिल सके, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। लोगों को योग्यता के अनुसार कंपनियों के अंदर रोज़गार दिलाने का मेरा पहला प्रयास रहेगा। इसके साथ साथ में जो पानी की समस्या है, जो सिंचाई का किसानों के लिए, और वैसे पश्चिम राजस्थान कैनाल परियोजना जो माही डैम का पानी राजस्थान को अपने हिस्से का मिलना चाहिए था, काफ़ी वर्षों से संघर्ष समिति प्रयास कर रही है, जो नहीं मिल पाया। उसका सबसे पहला प्रयास ये रहेगा कि जल्दी से जल्दी माही का पानी पश्चिम राजस्थान कैनाल परियोजना के माध्यम से बाड़मेर, जालोर, सिरोही और जोधपुर के कुछ हिस्सों को जो प्रोपोज है वो जल्द से जल्द आए। पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई का पानी भी आए। उसके साथ साथ गंदे पानी की समस्या, जो किसानों के खेतों के अंदर दूषित पानी चला जाता है, पाली के उद्योगों का हो, चाहे जोधपुर के इंडस्ट्री जो का पानी हो या बलोत्रा के कपड़ा उद्योग वाला हो, उन पानी की बहुत विकट समस्या है। जो अपना दवा जोधपुर से लेकर अपने सिरंद्री गांधव तक ये दूषित पानी नदी के अंदर छोड़ने से, लोग खेतों के अंदर जाने से लोगों के खेत खराब हो जाते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा या कैनाल बना के या पाइपलाइन के जरिए ये कच्छ की खाड़ी के अंदर छोड़ा जाए, इसको ट्रीट करके, क्योंकि ट्रीट करने के बाद ट्रीटमेंट की फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन पानी गंदा का गंदा रहता है। दूषित पानी होने की वजह से लोगों के खेत बंजर हो गए, ख़राब हो गए और कई तरीके की बीमारियां फैलती है। केमिकल युक्त पानी से कुछ लोग खेती भी करते हैं, तो वो फिर खाने के लिए वो हानिकारक होती है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि दूषित पानी का स्थायी समाधान हो, ताकि फैक्ट्री वालों को भी परेशानी नहीं आए और इसका स्थायी समाधान हो। इसके साथ साथ पश्चिम राजस्थान के अंदर उद्योग धंधे ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित हो। कपड़ा उद्योग जो पॉल्यूशन की मार झेल रहा है, इस समस्या का समाधान होने से कपड़ा उद्योग नई ऊंचाइयां छुएगा। इसके साथ साथ पेट्रोकेमिकल हब वहाँ
जल्दी विकसित हो, रिफाइनरी का काम जल्दी पूर्ण हो। रिफाइनरी के काम में भी काफ़ी गड़बड़ियाँ की हुई है। संधा और धंधे वाली बात वहाँ सही साबित होती है। वहाँ एक मेगा कंपनी को उसकी कैपेसिटी और हैसियत से कई गुना ज़्यादा वहाँ काम दे के रिफाइनरी के प्रोजेक्ट को फंसा रखा है। किसने? मेगा कंपनी को काम दिया, किसने दिया? एचपीसीएल ने दिया है, और वो सरकारी दबाव में दिया है, प्रेशर में दिया है। मतलब बीजेपी के दबाव में? बीजेपी के दबाव में था, क्लियर दबाव में। तो उसकी काम करने की इतने प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होते हुए भी उसको कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके काम दिया है। इस वजह से रिफाइनरी का काम फंसा हुआ है। नहीं तो रिफाइनरी का इनॉग्रेशन हो जाता है और चालू हो जाती है रिफाइनरी। उस कंपनी की वजह से ही उसको ज़्यादा काम दे दिया, और टाइम से काम नहीं होने की वजह से रिफाइनरी जैसा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट डिले हुआ है। तो इन सभी चीज़ों का हम तो मजबूती से पैरवी करेंगे और जल्दी से जल्दी रिफाइनरी चालू हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। ऊँटों की संख्या भी घट रही है, ऊँटों की संख्या लगातार। देखो, ऊँट की संख्या घटने का मेन वजह ये है कि ऊँट पहले खेती का साधन था, आज उसकी जगह ट्रैक्टर ने ले ली। तो अगर फायदे का सौदा नहीं हो कोई भी, तो ऊँट का प्रवेश कोई करने वाला नहीं हो, इसलिए ऊँट की संख्या। कैसे बचाएंगे इसको सर? रेगिस्तान के जहाज है, ये हमारी पहचान है। वैसे उसका संरक्षण के लिए जो कैमल डेजर्ट पार्क बनाया हुआ है जैसलमेर में, वहाँ उसमें और ज़्यादा फैसिलिटी बढ़ाई जाए यार। और ऊँटों को पालने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कि पर ऊँट के ऊपर सब्सिडी वगैरह इस टाइप का कुछ करें ताकि ऊँटों का संरक्षण मिल सके। सर, राजस्थान में एक आम चर्चा है कि अफसरों की सरकार है, मतलब अफसरशाही हावी है। तो क्या आपको लगता है बीजेपी की सरकार है या अफसरों की सरकार है? देखिए, ये तो बिल्कुल पर्ची सरकार है, जो एक पर्ची के माध्यम से सरकार उत्पन्न हुई है, और बिना एक्सपीरियंस वाले जो यहाँ पहली बार एमएलए जीत के आए, बिना अनुभव के उनको बना दिया, तो हर डिसीजन में उनको लेट लतीफ़ होती है, और सही ढंग से सही जगह डिसीजन नहीं ले पाने की वजह से सरकार विफल रही है। सरकार का कार्यकाल निराशाजनक रहा है, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे बजरी माफिया का मामला हो, अफसरशाही हर जगह हैवी है, बिजली में फेलियर रही है, किसानों को बिजली देने के मामले में हो, हर तरह से। अभी जल जीवन मिशन का काम भी चल रहा है, उसके अंदर भी सही ढंग से काम नहीं हो रहा है। हर मोर्चे के ऊपर ये सरकार विफल रही है, और अभी सही ढंग से बैलेंस नहीं बैठा। योग्य और लोगों को काम उसमें प्राथमिकता नहीं देना, डिपार्टमेंट वगैरह का सही बंटवारा नहीं होना, अभी तक से बैलेंस नहीं बना है। वो पेपर लीक में तो बीजेपी कहती है कि कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुए थे, लेकिन इस बार भी नीट का मामला था, पूरे देश का मामला है, इसमें सटीक अब तो ये आरोप प्रत्यारोप भी नहीं, केंद्र और राज्य पर लगा नहीं सकती कि दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। इनके ऊपर सटीक एक्शन लेते हुए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और ये पेपर रद्द होकर नया पेपर होए ताकि बच्चों को न्याय मिल सके। सर, आप तो बेरोजगारों का दर्द समझते हैं, आपके क्षेत्र में बड़ी संख्या में बेरोजगार है, और जो मेधावी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग बच्चे हैं, वो जो हमारा मेधावी लोग हैं पश्चिमी राजस्थान के, उनको दे बेबस हैं, मजबूर हैं, दे हैव टू गो आउट ऑफ राजस्थान। आपके इधर के लोग गुजरात के आसपास के इलाकों में कई जगह जॉब करने जाते हैं, कोलकाता भी कुछ लोग जाते हैं। तो सर, आप ये दर्द समझ सकते हैं। तो ये बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे होगा? पेपर लीक नहीं हो, साथ ही नई रोजगार उत्पन्न हो, सरकारी नौकरियां लगे, कैसे, कब तक युवा परेशान? देखिए, सरकार को कड़ा निर्णय लेना होगा, और जो भर्ती इसकी पेपर की प्रक्रिया है, इसके अंदर सुधार करना होगा ताकि पेपर लीक को रोका जा सके, और इसको सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि इस तरीके का दुस्साहस करने से लोग 100 बार सोचे कि ऐसा किया तो इसका रिजल्ट ये आएगा। पहला प्रयास तो ये है कि ऐसा प्रबंधन सही ढंग से हो ताकि इसका लीक हो ही नहीं, और अगर हो गया तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। दूसरा, प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है अपने राजस्थान में। वैसे राजस्थान का मारवाड़ी देश के हर कोने में आपको मिल जाएगा, और वहाँ ही नहीं, देश ही नहीं, विदेशों के अंदर भी राजस्थानियों ने अपनी पैठ जमाई है, ईमानदारी और नेक नियति से काम किया है, और हिम्मत और धैर्य के साथ उन्होंने हर जगह अपनी पैठ जमाई है। तो मारवाड़ी काम करने में और दिमाग से चतुर होते हैं, ये तो जग जाहिर है। लेकिन इनके लिए अपने राजस्थान के अंदर ही
रोज़गार के अवसर नए पैदा करेंगे तभी लोगों का पलायन रुकेगा। अब रोज़गार यहाँ नहीं मिलता है तभी रोज़गार के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, प्रदेश में जाना पड़ता है, विदेशों में भी जाते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि राजस्थान के अंदर नए उद्योगों का निर्माण हो और जो अपना ड्राई पोर्ट जो लंबे समय से मांग थी और लोगों का कि राजस्थान के अंदर बाकासर, बाड़मेर, सांचौर के अंदर ड्राई पोर्ट बने, ताकि पोर्ट यहाँ बनेगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा और नए उद्योग यहाँ स्थापित होंगे। राजस्थान उचित वातावरण है, यहाँ डिफेंस की ODS फैक्ट्री भी लग सकती है, डिफेंस की जो संबंधित फैक्ट्रियाँ यहाँ लग सकती है, मोटर व्हीकल की फैक्ट्रियाँ लग सकती है, गाड़ियों की, बड़े ट्रकों की, छोटी कारों की, दोपहिया वाहन की, उसके लिए अनुकूल वातावरण है। यहाँ स्किल्ड मैन पावर भी है और ज़मीन भी है, पावर भी है और पानी की जो थोड़ी समस्या है, अगर ये माही वाला प्रोजेक्ट आ जाए तो राजस्थान का एक कायाकल्प हो सकता है। और मेरा प्रयास रहेगा कि मेरे से जितना हो सके उतना मैं करने का प्रयास करूंगा और संसद के अंदर मजबूती से अपने क्षेत्र की हर समस्या का मजबूती से पैरवी करूंगा। और उसके साथ ही जैसलमेर, बाड़मेर, गुजरात एक रेल लाइन का लंबे समय से डिमांड थी लोगों की और अभी भी है। ये इससे क्या लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में और उद्योगों के नए उद्योग लगने में भी ये सही साबित होगा। तो ये भी मेरा प्रयास रहेगा। और बाड़मेर से अन्य हिस्सों की कनेक्टिविटी के लिए लंबी दूरी की रेलगाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी हो, उनके फेरों में बढ़ोतरी हो, या एयरपोर्ट की सुविधा जैसे एयर कनेक्टिविटी बाड़मेर, जैसलमेर से अन्य देश के अन्य हिस्सों के अंदर भी ज़्यादा कनेक्टिविटी हो और बाड़मेर का एयरपोर्ट जल्दी शुरू हुए। घोषणा तो बहुत सारी की मोदी सरकार ने, लेकिन उनके ऊपर क्रियान्वयन नहीं हुआ। नदी जोड़ने का उनकी प्लानिंग अच्छी थी, लेकिन अभी बातें ही बातें हुई, जुड़ी नहीं है। आपका कहना है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ? इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। उठाएंगे हाँ बिल्कुल उठाएंगे। दूसरा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, आज उसके तहत सड़कें बनी हुई 15-15, 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए, लेकिन उनका मेंटेनेंस, रिपेयरिंग नहीं होने की वजह से उनकी बहुत ही खस्ता हालत हो रखी है। तो उनका भी रिपेयरिंग जल्दी से जल्दी हो उसका। और नई ढाणियों के तहत 150 छितराई हुई ढाणियाँ हैं, तो उसको कम संख्या करते हुए प्रत्येक गांव ढाणी तक रोड पहुँचे, बिजली पहुँचे, पानी पहुँचे। अब JJM की इन्होंने बात तो की है, स्कीम बहुत अच्छी है कि घर तक जल पहुँचना चाहिए, पर जल पहुँचेगा कैसे? और नल की बात करें कि हमने इतने कनेक्शन दे दिए, अरे नल लगाने से क्या हुआ? नल के अंदर जल कैसे आएगा ये किसी को पता नहीं है। और अभी 3-3, 4-4 साल हो गए, कई जगह कनेक्शन किए, पर पानी आज दिन तक पहुंचा नहीं है। और मुझे नहीं लग रहा आने वाले 4-5 साल और लगेंगे उनको पानी पहुंचाने के लिए, क्योंकि पीछे से पानी कैपेसिटी नहीं है। और जो काम हुआ वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का हुआ, निगरानी बिल्कुल नहीं रही इसके ऊपर, इस वजह से पैसे का बहुत दुरुपयोग हुआ। पे आरोप लगा रहे हैं जल जीवन मिशन में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने घोटाला कर दिया, बीजेपी वाले ही कह रहे हैं। नहीं, घोटाला मैं कर रहा हूँ, सुपरविजन सही नहीं हुआ इसका। एक केंद्र की वाहवाही लेने के तो केंद्र कह रहे हैं कि हमारी स्कीम है, हम कर रहे हैं, और जब क्वालिटी की बात आई तो स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दिया कि इन्होंने सही ढंग से नहीं किया। ये कहीं न कहीं बड़े लेवल पे बड़ा घोटाला हुआ है और अफसरों की अनदेखी रही है, सही क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से। आज रोडों का भी काम हो रहा है, तो कई जगह इतना घटिया काम हो रहा है कि रोड बनाने के 4-6 महीने बाद में, साल भर बाद में वो रोड टूट जाती है। तो काम अगर क्वालिटी का होगा, सही मानकों को ध्यान में रखते हुए अगर सही काम करेंगे तो लंबा चलेगा। तो मेरा प्रयास रहेगा कि हर स्तर पर गड़बड़ियाँ न हो, घोटालेबाजी नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, पारदर्शिता हो काम में, और सही और मजबूती से क्वालिटी के साथ काम हो सके, लंबा चले। उम्मीदराम जी, किरोड़ीलाल मीणा जो कि मंत्री थे, बाबा के नाम से फेमस हैं, और मैं पिछली सरकार में, जब आपकी सरकार थी कांग्रेस की, मैं देखता था कि वो विपक्ष की भूमिका में सबसे सक्रिय जो रहते थे वो किरोड़ीलाल मीणा रहते थे। उनके गाड़ी में एक बिस्तर ही पड़ा रहता था, जहाँ जाते सड़क पे आंदोलन कर देते थे। तो ऐसे मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया, आप किस तरह से? देखिए, सक्षम व्यक्ति हैं किरोड़ीमल जी, जुझारू नेता हैं, जो एक लोगों के मन के भाव भाने वाले नेता हैं और हमेशा संघर्षशील रहे हैं। तो उनकी कैपेसिटी के अनुसार उनको मंत्रालय नहीं मिलना, उनको सही जगह नहीं मिलना, ये कारण रहा है ताकि उन्होंने इस्तीफा दिया है। और मुझे ये लगता है कि अगर सही जनप्रतिनिधि को सही प्रतिनिधित्व तो नहीं दोगे तो वो अपना अपमान समझेगा, और ऐसा ही किरोड़ीमल जी के साथ में हुआ है। वो तो कह रहे हैं मैं चुनाव हार गया
इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा आपकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी थोड़ी थी। वो चुनाव हारना जीतना वो तो ठीक है, लेकिन उनको, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उनको मंत्रालय दिया वो उस मंत्रालय से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए इस्तीफा क्या दिया। आपको लगता है किसी और को भी इस्तीफा देना चाहिए था, किरोड़ी को? देखिए, इस्तीफा तो अगर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे उनकी नैतिक जवाबदारी लेते हुए उनको इस्तीफा देना चाहिए। बोल लिया? वैसे तो सीएम साहब के भी काम सही ढंग से नहीं है, लोग संतुष्ट नहीं है उनसे। या तो उनकी कार्यशैली में सुधार करें या फिर दूसरे को, किसी को मौका दे सकते हैं आदमी को, ताकि लोगों ने जिन आशा और उम्मीदों के साथ में इनको सत्ता में भेजा है तो लोगों का काम होना चाहिए। आज बजरी माफिया का बेखौफ यहाँ चल रहा है, राजस्थान के अंदर बजरी माफिया का इतना आतंक है, आए दिन हत्याएं, झगड़े। अभी कोटा के अंदर, टोंक के अंदर बजरी माफिया ने पुलिस कांस्टेबल की, हेड कांस्टेबल की हत्या कर दी। ऐसे हमारे बाड़मेर में कई सारी हत्याएं, दर्जनों हत्याएं हुई है, कई भयंकर लड़ाई झगड़े हुए हैं। तो और आज भी सरकार का सही कंट्रोल नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं है। जो पक्ष और विपक्ष की बात हमेशा करते हैं कि अपने आदमी को आगे बढ़ाने के लिए जो उनके पक्ष के आदमी हैं उनको धड़ल्ले से जो भी अनलीगल सारे काम करते हैं, और जो उनके साथ में नहीं थे उनके साथ में खुंदक निकालने का प्रयास करते हैं। और बाड़मेर के अंदर भी देखो तो इधर जो लूणी से लेकर वहाँ गांधो बॉर्डर तक पूरी नदी के अंदर माफियाओं का कब्जा है, और आए दिन लड़ाई झगड़े ये ऐसे होते रहते हैं। जो सत्ता के पक्ष के आदमी हैं वो धड़ल्ले से बजरी का ब्लैक कारोबार कर रहे हैं, और जो उनके खिलाफ हैं उनकी गाड़ियां सीज हो रही हैं, ट्रैक्टर सीज हो रहे हैं। अब ट्रैक्टर तो किसान का एक ऊँट की तरह काम में आने वाला है, तो उसको तो फ्री करना चाहिए। वैसे वो ट्रैक्टर भर के कोई किसान लेके आता, नरेगा के अंदर कोई काम आ गया, या आपका मतलब बड़ी मछली को छोड़ रहे हैं, छोटी को पकड़ रहे हैं। हाँ, छोटे के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, बड़े वैसे के वैसे अनलीगल काम कर रहे हैं। और पिछली सरकार ने लास्ट में जाते जाते नियम भी बनाया था कि हम छोटी लीज करके इनको बजरी के अंदर राहत देंगे, लेकिन वो भी राहत नहीं दे पाई। और इन्होंने वादा किया था कि बजरी की समस्या का हम समाधान इससे ही निवारण करेंगे, लेकिन इनकी सरकार बनने के बाद में भी कुछ काम नहीं हुआ। मेरा तो ये मानना है कि छोटी लीजें करके आम आदमी को बजरी की राहत देनी चाहिए। इससे PMGSY के जो काम है वो प्रभावित हो रहे हैं, नरेगा के काम हो रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास के काम प्रभावित हो रहे हैं, सरकारी परियोजनाओं के काम प्रभावित हो रहे हैं। बजरी को अनलीगल बेवजह इतनी प्रचुर मात्रा में अवेलेबिलिटी होते हुए भी बिना वजह इसको अनलीगल अवैध बना रखा है। अगर इसको लगता है लीगल करना चाहिए, आप संसद में? हाँ, बिल्कुल लीगल करना चाहिए। मैं मजबूती से इसकी मांग करूंगा। अगर आपको बजरी नदी रिवर सैंड को बैन करना है तो एम सैंड को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार रियायती दर पे या पहले वैकल्पिक व्यवस्था करके फिर इसके ऊपर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर एक तरफ तो आप कहते हो कि सरकारी काम डिले नहीं होना चाहिए, जल्दी होने चाहिए, PM आवास जल्दी बढ़ाओ, नरेगा के काम है जो अधूरे काम जल्दी पूरे करो। अगर सैंड उपलब्ध नहीं होगी तो कहाँ से करेंगे? और सैंड को वैसे ही आपने अवैध बनाकर इसको अपराध का अड्डा बना दिया। अवैध लूट कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इसको इस तरीके का षड्यंत्र रच के एक ऐसा माहौल बना दिया ताकि बजरी का काम कर रहा है जैसे कोई स्मगलिंग कर रहा हो, वैसा लग रहा है। और सरकार को भी नुकसान हो रहा है। सरकार को रेवेन्यू जो रॉयल्टी वगैरह आती है वो नहीं मिलती, और अवैध बना दिया वैसे ही। तो इसकी सरकार को तुरंत प्रभाव से संज्ञान में लेते हुए, आप तो पुलिस में हैं, ये पुलिस का करप्शन कैसे बंद होगा? मुझे समझ नहीं आता। मैं देखता हूँ बजरी की गाड़ी पकड़ते हैं, पैसे देते छोड़ देते हैं। ये तो राजनीतिक दबाव अगर नहीं होगा तो पुलिस करप्शन अपने आप बंद हो जाएगा। ये तो नेता खुद करवाते हैं ना। अच्छा। अगर ये स्टिक हो जाए कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो तो पुलिस मजा ले, पुलिस ऐसा कर दे। पुलिस को इसको बोल दे, इसको छोड़ दे, इसको पकड़ ले, ये कर दे, वो कर दे, तो पुलिस हमेशा दबाव में रहती है। दबाव की राजनीति जब खत्म होगी तब भी करप्शन खत्म होगा। नए कानून भी आ गए सर अब तो। नए कानून में आप किस तरह से देखते हैं? नए कानून बहुत सारे परिवर्तन किए। देखिए, परिवर्तन हुए तो आगे नए सही ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करवाएंगे तब तो नए का फायदा है। नहीं तो कानून तो पहले वालों में क्या कमी थी? वो भी कानून तो कानून ही थे, सही थे, लेकिन उनका इम्प्लीमेंट अगर सही ढंग से नहीं होगा तब तो उससे कानून चाहे नए और पुराने वो के वो रहेंगे। उमेदराम जी, आपके मित्र हनुमान बेनीवाल में देखा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हो गए, आपकी बातचीत हुई उनसे? बातचीत होती रहती है, वहाँ से पार्लियामेंट में साथ ही बैठे रहते हैं।
अच्छा, अब वापिस से मतलब बातचीत होने लग गई? अब बातचीत होती है, ऐसी कोई हमारी दुश्मनी थोड़ी है भाई। नहीं, पिछली बार आपने कहा राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति की दुश्मनी नहीं है हमारी, वैसे भाई है हमारे और हम उनका सम्मान करते हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन राजनीतिक विचारधारा अलग है, उनके रास्ते अलग है, हमारे अलग है। अब जहाँ तक उनके साथ में थे ईमानदारी से थे, अब जहाँ हैं वहाँ ईमानदारी वो से। तो हमारे इंटरव्यू में ये कह रहे थे कि मैंने उम्मीदवार राम बेनीवाल को मेरी गाड़ी में बिठाया, वो चुनाव नहीं लड़ सकता था, मैंने लड़वा दिया, जिसको बैठाता हूँ फिर भग जाता है नेता बन के मेरे ऐसे पास। 200 लोगों को बैठाए होगा ना, तो वो कोई अकेला उम्मीदवार हमने उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो अब अपने लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए जो सही होता है वो मैंने किया। आपने धोखा नहीं किया उनके साथ? हमने कोई धोखा नहीं किया। आपने उनको बता के ज्वाइन की थी कांग्रेस? बिल्कुल, मेरी बात होती रहती थी, बता के किया, सब कुछ पारदर्शी से। फिर वो ऐसे क्यों करे मेरे साथ धोखा? अब सारी बातें कोई मीडिया के सामने आप लोगों को बताना कोई उचित नहीं है, लेकिन जो किया वो ठीक किया, ऐसा कोई गलत नहीं। आपने ठीक किया, उन्होंने गलत किया? नहीं, वो भी अपनी जगह सही है कि अगर पार्टी टूटती है दर्द तो उनको भी होता है, लेकिन हमने लोगों की भावना और उनका मन देखते हुए सही किया। आपने जनता के साथ न्याय किया? जनता जो चाह रही थी, जनता का जो रुख था वैसा ही किया। आपने जनता के अनुसार किया? जनता की भावना। बीजेपी के अंदर, कुनबे के अंदर बड़ी टूट नजर आ रही है। जो देवी सिंह भाटी है, उन्होंने कहा, एक बयान आया, आपको पता है दिग्गज बीजेपी के नेता बीकानेर से आते हैं, आपके करीब में ही बीकानेर पड़ता है, जैसलमेर और बाड़मेर के पास में ही बीकानेर है। वो वहाँ उन्होंने बयान दिया है कि राजेंद्र राठौड़ के कारण हार गए, राहुल कसवा को टिकट नहीं दिया और चुनाव हार गए, ऐसा कुछ करके बयान दिया है उन्होंने। बिल्कुल, उनका अहंकार था वो। तो अहंकार था? राठौड़ साहब का जो अहंकार खत्म हो गया, जो ज़्यादा अहंकार चलता नहीं राजनीति के अंदर, और उन्होंने जातिवाद की राजनीति के ऊपर ज़्यादा जोर दिया तो लोगों ने नकार दिया और सब जगह सफाया हो गया। और उनका भी जो दूसरे का इलाज करने के चक्कर में खुद का इलाज हो गया। उनका इलाज हो गया? राजेंद्र हो गया ना, सामने आपके सामने एमएलए चुनाव हार गए। अभी लोकसभा के अंदर भी जो उन्होंने कैंडिडेट व कसवा जी को हटा के दूसरा स्थापित करने ला रहे थे, तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लोगों ने उनका इलाज कर दिया। अच्छा, आप कह रहे हैं राजेंद्र राठौड़ ने जात की राजनीति की, तो रविंद्र भाटी भी लोग आरोप लगाते हैं? बिल्कुल की है ना, की है राजनीति की है, जातिवाद की लोगों ने स्वीकार नहीं किया ना, नकार दिया। आज वो जमाना नहीं है जो आज से पहले जैसे लोगों को नेता घुमाते थे, जो वैसे जनता घूम जाती थी। जनता समझदार है, सोच समझ के निर्णय लेती है और जो जनता के मन में सही लगता है वही करती है। और जो पहले का ज़माना था जहाँ इतनी समझ कम थी, पढ़ाई लिखाई कम थी, संसाधन कम थे, मीडिया और ये सोशल मीडिया की कमी थी, तो उससे लोगों को सही बात पहुंचने में टाइम लगता था, समझने में। आज तो हर एक चीज़ आज अपन अभी बात कर रहे हैं ना, 2 मिनट में लोगों तक पहुंच जाएगी। और वो लोग सही विश्लेषण करते हैं आपस में सोच समझ कर, और जो सही होता है वो करते हैं। गुमराह आज के समय में लोगों को नहीं कर सकते। सर, आप एक पुलिस वाले रहे हैं, आपने संविधान भी पढ़ा है, आपने कानून भी पढ़ा है, और जब पुलिस वाला नौकरी लगता है तो शपथ भी लेता है कि मैं जातिवाद नहीं करूँगा, मैं धर्म पे नहीं बात करूँगा, मैं जाति की बात नहीं करूँगा। तो आपने कभी रविंद्र भाटी को समझाने की कोशिश की, जो आपने अभी आरोप लगाया कि उन्होंने जाति की राजनीति की, कि भाई जाति की राजनीति मत कर, राजपूत और जाट को मत बांटे? तो ये तो मेरा पूरा चुनाव के अंदर यही चीज़ समझाई थी लोगों को। और हमारी स्पीच यही था कि अपना जो थार का अपनाए थे भाईचारा है, ये कायम रहना चाहिए। अब सगे भाई से ज़्यादा पड़ोसियों के अंदर प्रेम भाव रहता है, और हमारे थार में, मारवाड़ में तो उससे भी ज़्यादा है। वहाँ कहावत है कि वहाँ मारवाड़ का जितना पानी गहरा है उतने लोग गहरे हैं, उतने लोग समझदार हैं, ईमानदार हैं, एक दूसरे की सेवाभावी हैं, आपसी भाईचारा प्रेम बेहद ज़्यादा है। लेकिन चुनावी फायदा लेने के लिए लोगों ने दुष्प्रचार किया, वो लोगों ने नकार दिया। और मैं तो यही कहना चाहिए, इस तरीके की भावना नहीं रहनी चाहिए, आपसी भाईचारा और प्रेम रहना चाहिए। मत अधिकार अपने मन से जो अच्छा लगे उसको वोट करना चाहिए। मेरा स्पीच यही था, लोगों को यही कहता था, और लोगों ने यही किया। और जातिवाद फैलाने का चुनाव तो हो गए सर, आप जीत गए, वो हार गए, वो कैलाश जी भी हार गए। चुनाव के बाद सर आपको लगता है कि इस चीज़ का नुकसान हुआ? अब भी जातिवाद वहाँ हावी है और नुकसान हो रहा है, आपस में भाई भाई। लेकिन मेरा तो चुनाव के अंदर भी यही प्रयास था कि आपसी भाईचारा कायम रहे। और अब भी चुनाव होने के रिजल्ट के बाद में मेरा पहला वक्तव्य यही था कि अपने चुनाव के दौरान जो भी छुटपुट घटनाएं हुई है, वाद विवाद हुआ है, किसी को आमने सामने बहसबाजी भी हो गई होगी, सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया के माध्यम से होगी, तो उनको बुलाकर जो पहले की तरह भाईचारा कायम रहना चाहिए, और उससे भी अधिक मधुर संबंध आपस में रहने चाहिए।
और लोग कहना किया जो जितना चुनाव की तनी कंट्रोवर्सी थी वो कम हुई है और धीरे धीरे करके सामान्य हो जाएगी। और मेरा प्रयास रहेगा कि फ्यूचर के अंदर जातिवाद के नाम पर लोग के अंदर कोई जहर न फैलाए। अपनी भावना होती है, हर को अपना आदमी अच्छा लगता है तो वो मन से कर दे, लेकिन एक माहौल ख़राब नहीं करे, ऐसा वातावरण पैदा नहीं करे। तो आपको लगता है कि जो जाट राजपूत विवाद है वो राजेंद्र राठौड़ और रविंद्र भाटी ये इनके बड़े रीजन है? तो राठौड़ साहब तो पहले से ही थे, ये इन्होंने नया प्रयास किया लेकिन जनता ने नकार दिया। अच्छा, दोनों को नकार दिया जनता ने? नकार है ना, आपके सामने है। तो आपका कहने का मतलब दोनों को नकार दिया? बिल्कुल दोनों नकार दिया। और जातिवाद आगे भी जो लोग जाति के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो लोग समझदारी दिखाएंगे और उनके मुताबिक नहीं चल सकते। सर, आप सचिन पायलट को किस तरह से देखते हैं? क्या आपका उन्होंने सपोर्ट किया चुनाव के अंदर? युवा लीडर हैं, लोग बड़ा पसंद करते हैं, राजस्थान से लेकर दे बाहर भी उनको बड़ा पसंद करते हैं। देखिए, राजस्थान के चुनाव के अंदर सब लोगों ने इस बार कांग्रेस पार्टी ने संगठित होकर मजबूती से एक टीम वर्क के रूप में काम किया, तभी 2 बार 0 से आगे बढ़कर इस बार 11 सीटें आई है कांग्रेस इंडिया गठबंधन की। ये सबके प्रयास थे, सबके सकारात्मक प्रयास थे। और थोड़े ज़्यादा प्रयास होते और थोड़ी मेहनत होती तो 7-8 सीटें और भी आ सकती थी। लेकिन इतना शुरुआती में इतनी प्लानिंग में कहीं न कहीं कमियां रह जाती है आपस में। तो बहुत अच्छा रहा रिजल्ट। और प्रदेश अध्यक्ष जी गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के नेतृत्व में उन्होंने अच्छी टीम वर्क के रूप में सबको साथ में लेके काम किया और कांग्रेस पार्टी को बहुत अधिक मजबूत किया। और उनके नेतृत्व में भी प्रदेश के अंदर जवाबदारी उनकी थी और उन्होंने सही तालमेल बैठाकर सही चुनाव लड़ाए। तो आप डोटासरा जी को लीडर मानते हैं अभी? देखिए, पार्टी सब अपनी अपनी जगह सब मजबूत है, लेकिन अब जिसके पास में जवाबदारी थी और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो श्रेय उन्हीं को ही जाएगा। बाकी प्रयास सबका सकारात्मक, सबने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया। नो डाउट पायलट जी ने भी अच्छी मेहनत की पूरी चुनाव के अंदर, अशोक गहलोत जी ने भी खूब मेहनत की, डोटासरा जी ने भी की। ये टीम वर्क होता है, जब टीम मजबूती से काम करती है। अगर गुटबाजी की खींचातानी की बात होती है तो बिखराव अपने आप हो जाता है और सफलता नहीं मिलती है। पर इस बार सबने आपसी तालमेल कायम रखा और पार्टी को मजबूती प्रदान की। और थोड़ी बहुत कमियां रह गई अगर सिलेक्शन में, कैंडिडेट सिलेक्शन में, और मतलब और ज़्यादा थोड़ी सावधानियां बरतते और पहले से हिम्मत दिखाते कि हाँ पार्टी मजबूत स्थिति में आ सकती है तो और चीज़ें आ सकती थी। पहले तो बीजेपी ने बहुत ज़्यादा मीडिया को और सबको अपने कंट्रोल में करके डर और भय का वातावरण बना दिया था। और आपको पता ही है एग्जिट पोल क्या बता रहे थे कि 400 पार, मोदी जी भी 400 पार। और जब चुनाव हुए तब सबकी हवा निकल गई। और ये स्थिति अगर पहले भांप लेते और थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी प्लानिंग होती तो कांग्रेस की सरकार आ जाती। और विपक्ष मजबूत हुआ है और कांग्रेस बीजेपी को भी जो पिछले 10 साल के अंदर जो अहंकार और घमंड था वो जनता ने तोड़ दिया उनका घमंड। उमेदराम जी, एक विवाद चल रहा है। मदन दिलावर ने राजकुमार रोत के लिए कहा है कि डीएनए की जांच करा दे। हमारे इंटरव्यू में राजकुमार रोत ने कहा था कि हम हिंदू परंपराओं को नहीं मानते। भारत रफ्तार के इंटरव्यू में मेरे से ही बातचीत में उन्होंने कहा था। अब उसके बाद डीएनए की जांच के लिए मदन राठौड़ ने कहा। आपको क्या लगता है इस बयान पे? मदन राठौड़ के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? अब देखिए, इस तरह की कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। अब लोकतंत्र के अंदर जो उनको अच्छा लगे उस धर्म को माने, जो सही है वो माने। जो आजकल जो जनता की भावना के अनुसार जो चलता है वही आगे बढ़ता है। और मेरा ये मानना है कि लोगों को किसी भी पॉइंट व्यू पे, किसी भी एंगल पे गुमराह नहीं किया जा सकता। जन समझदार है, एजुकेशन का टाइम है, युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। और समय और परिस्थितियों को जो ध्यान में रखकर आगे चलता है वही आगे बढ़ता है। सर, अभी की खबर है कि सतीश पूनिया बीजेपी के नेता हैं, एक बार फिर से बड़ी वापसी हुई है, उनको प्रभारी बना दिया। जाट नेता हैं, जाट राजनीति में बड़ा दखल रहता है उनका, और उनको हरियाणा का प्रभारी बना दिया मेन चुनाव का। क्या लगता है कि बीजेपी को बड़ा सेटबैक लगा है जाट समाज से या बीजेपी को? बिल्कुल, जाट समाज की सही प्रतिनिधित्व नहीं देने से और उनकी अनदेखी करना बीजेपी के लिए भारी तो जरूर पड़ा ही है। और लेकिन अभी जो हरियाणा में उनको प्रभारी बना के भेजा है तो हरियाणा के लोग समझ चुके हैं इस बार
वहाँ हरियाणा के अंदर कांग्रेस की वापसी होगी 10 साल बाद। वापसी निश्चित है वहाँ, क्योंकि 10 साल पिछले रहे हैं वहाँ बीजेपी की कार्यकाल से लोग खुश नहीं हैं। उन्होंने हमेशा जाटों को कुचलने का प्रयास किया, हमेशा धर्म और जाति की राजनीति अपने राजनीतिक फायदे के लिए, लोगों का कैसे भला हो वो कभी ध्यान नहीं रखा। उन्होंने यही देखा कि पार्टी सत्ता में कैसे आए, किस तरीके से क्या विवाद फैला के सत्ता में आए, वो सत्ता के अंदर रहने का प्रयास किया, न कि लोगों के लिए काम नहीं किए। जाटों को आपस में दूसरी जातों से अलग करने का प्रयास किया। किसानों के लिए जो एमएसपी कानून, एमएसपी गारंटी का बात कही वो नहीं की, और जो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे थे, लेकिन वो उस मुद्दे से ही भटक गए। आज सबसे ज़्यादा देश के अंदर कोई परेशान है तो किसान है। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है। अगर लाखों करोड़ों रुपए कॉरपोरेट जगत की बड़ी कंपनियों को ऋण माफ़ किए जा सकते हैं तो किसानों के ऋण क्यों नहीं माफ़ किए जाते? किसानों के जो लंबे समय से किसान कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, उनके किसानों के ऋण माफ़ किए जाएं। जो उनके किसानों के खेत कुड़क हो रहे हैं, बैंकों द्वारा नीलामी के नोटिस निकाले जा रहे हैं, उन सब से राहत देने के लिए सबसे पहले अगर किसान की आप मजबूत करोगे तभी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और वैसे ही भारत की 70% अर्थव्यवस्था किसानों के ऊपर है, निर्भर करती है। भारत कृषि प्रधान देश है, तो किसानों की हालत जब तक नहीं सुधरेगी तब तक देश आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। क्या आपको लगता है कि सर आप भी कृषि किसान कौम से आते हैं, जाट नेता हैं आप भी, क्या आपको लगता है कि सतीश पूनिया को बीजेपी ने गलत हटाया इसलिए बड़ा नुकसान हुआ? देखिए, सतीश जी को जो देना था प्रतिनिधित्व तो प्रदेश अध्यक्ष थे, और मैं इस ज़्यादा इंटरनल विवादों में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन कहीं न कहीं कमी जरूर रही है। तभी बड़े नेता, उभरते हुए नेता को हर कोई पीछे खींचने का प्रयास तो करता ही है, और ये राजनीति के अंदर होता रहता है, पर सही ढंग से उनको तवज्जो नहीं दिया तभी ऐसा हुआ। अब हरियाणा का प्रभारी तो बना ही दिया है, पर ये इसमें बीजेपी सफल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ का हरियाणा की जनता मानस बना के तैयार बैठी है कि चुनाव आते ही बीजेपी को सबक सिखाना है। और पिछले 10 साल के अंदर बीजेपी ने लोगों के, हरियाणा के लोगों के साथ में जो अत्याचार अन्याय किया उसका बदला लेने के लिए जनता एकदम तैयार बैठी है कि कब चुनाव आए और कब इनको सबक सिखाएं। शायद पूनिया जी को भेजें, चाहे किसी को भेजें, जनता सब समझती है कि चुनाव के ऐन वक्त पर लोगों को खुश करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन जनता मानस बना के बैठी है। इस बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस की पार्टी की वापसी, धमाकेदार वापसी होगी। सर आपकी पार्टी के अंदर 3 बड़े नेता हैं, पायलट, गहलोत और जो फेसेस हैं अभी अमन, पायलट साहब, गहलोत साहब और डोटासरा जी। आपको किसकी राजनीति का स्टाइल पसंद है? आई मीन अगर आप इस स्तर पे जीवन में जाओ तो आपको किसको फॉलो करेंगे? आई मीन किसकी राजनीति का आपको अच्छा लगा कि यार ये मुझे लगता है कि मैं तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को फॉलो करूंगा, और कांग्रेस पार्टी के लिए जो सही होगा वो करूंगा, और अपना प्रयास अच्छा कर रहे हैं। और डोटासरा जी के लिए मैं तो यही कहूँगा, उनके अथक प्रयासों से ज़बरदस्त कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई है, सफलता मिली है, और सहयोग सबका रहा। तो सर अभी उपचुनाव होने वाले हैं, क्या प्लानिंग है? आप कितना सपोर्ट कर पाएंगे? क्या आरएलपी से गठबंधन रहेगा वहाँ पे नागौर के अंदर? बिल्कुल गठबंधन रहना चाहिए। इंडिया गठबंधन के ये लंबा चले गठबंधन। खेमसर वाली सीट पे मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, गठबंधन रहना चाहिए, गठबंधन रहेगा, क्योंकि गठबंधन रहेगा तो आप प्रचार करने जाएंगे हनुमान बेनीवाल? बिल्कुल जाएंगे, गठबंधन रहेगा तो प्रचार करने जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। तो गठबंधन का इच्छा है, और पार्टी जो हमें आदेश देगी, जो उनका पालना करेंगे हम। पार्टी हमें भेजेगी, जहाँ जाएंगे पार्टी के लिए जाएंगे। सर जाट राजनीति की बात करते हैं तो कांग्रेस के अंदर बड़ी संख्या में जाट नेता हैं, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि यार यहाँ कम मौका मिलेगा? बीजेपी में होता तो शायद ज़्यादा मौका मिल जाता। हर मौका काम करोगे ईमानदारी से, और लोगों के दिल में बचोगे और लोगों का काम करोगे तो अपने आप मौका मिलेगा। नहीं तो बतेरे लोग बैठे हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जनता हमेशा स्थायी प्रतिनिधित्व किसी को नहीं देती है। जनता के बीच में वही टिकता है जो जनता का काम करता है और सही सोच के साथ में सबको साथ लेके चलता है, वही टिकता है। कैलाश जी से बात हुई चुनाव हारने के बाद? कभी कोई मिलना हुआ? कैलाश जी से मिलना नहीं हुआ अभी, कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए गए हुए। क्या खराब हो गई? कैसे? वो सुनने में आया था कि कोई अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, थके हुए ज़्यादा थे। तबीयत आपने चुनाव हरा के तो खराब नहीं कर दी?
नहीं, हमने तो कुछ नहीं है, लोग जो किया वो जनता ने किया है। अच्छा, आप तो आपके तो संवाद भी अच्छे, मित्रता आपने मुझे बताया था कि मैं तो सबसे तो रखता मैं तो हूँ। कह रहा हूँ व्यक्तिगत संबंध सबसे अच्छे हैं, लेकिन पार्टी विचारधारा अलग है, तो अब पार्टी गाइडलाइन से अनुसार हमको चलना है। बाकी व्यक्तिगत तो अब आना जाना आपसे सबसे रहता है, वैसे कोई नहीं है। सर, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? वसुंधरा राजे की जो राजनीति का स्टाइल था और भजनलाल शर्मा की राजनीति का स्टाइल, आपको कौन सा बेहतर लगा? देखिए वैसे वो आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब एक होता है ना कि हाँ ये देखिए वसुंधरा जी तो अनुभवी थी और उन्होंने लंबे समय से राजनीतिक अनुभव था, इनको कहीं न कहीं अनुभव की कमी है, तो वो तो फर्क रहेगा ही। पर हम तो यही कर रहे हैं कि हम तो ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द लोगों के काम हो और सही काम सरकार सही समय पर करे। सर, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वसुंधरा जी का अच्छा था, लेकिन बेनीवाल जी तो अक्सर आरोप लगाते हैं कि वसुंधरा और गहलोत भाई बहन है। वे तो अब चलता है, लेकिन अब आपने अभी का पूछा ना, अभी 5-6 समय का जो महीने का और पिछली सरकार अच्छा, था वसुंधरा जी का, उसमें पहले अनुभव का तो फर्क पड़ता ही है। एक नया आदमी और एक अनुभवी हो, का वर्क करने की स्टाइल है, उसका तो फर्क रहता है। तो भजनलाल जी का वर्क करने का स्टाइल ठीक नहीं लग रहा आपको? वो कर रहे हैं प्रयास, वो भी कर रहे हैं, लेकिन अब नए हैं तो टाइम तो लगेगा ही उनको। नए तो आप भी हैं सर, इतना अच्छा बोलते हैं, और जब भी मैंने इंटरव्यू लिया आप ज़बरदस्त तरीके से बोलते हैं, हर सवाल का आपका हाजिर जवाब भी रहती है। ऐसा तो नहीं है आप नए नहीं, आप भी तो नए हैं सर। वो देखिए अलग अलग वर्किंग स्टाइल है करने का, अपने हिसाब से हर कोई अच्छा करने का प्रयास करता है, तो वो भी प्रयास कर रहे हैं, पर प्रयास में कमियां रहेगी, वो हम देखेंगे जल्दी से जल्दी सुधार करें, लोगों के काम हो। आज लोग जिस तकलीफ में हैं, बजरी का हो, चाहे किसान का पानी का हो, बिजली का हो, चाहे शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, हर क्षेत्र के अंदर वो डर नहीं है किसी को, सरकार का डर नहीं है, ऊपर से भाई हम सही काम नहीं करेंगे तो ये हो जाएगी। हर जगह लूट खसोट भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है, तो इसके ऊपर कंट्रोल जल्दी से जल्दी भजनलाल सरकार लेकर आए, हम तो यही आशा रखते हैं। सर, एक सवाल है, आपके इधर के जो लोग हैं शूरवीर कहलाते हैं, मतलब देशभक्ति का जज्बा सीमावर्ती इलाके के लोगों में ज़्यादा माना जाता है, अमूमन ऐसा कहा जाता है। आप वहाँ से सांसद चुने गए हैं, बीजेपी पीओके की बात करती है, लेकिन अब तक इम्प्लीमेंटेशन तो हुआ नहीं। क्या पीओके का मुद्दा आप उठाएंगे संसद में? बिल्कुल, हम तो जो सही होगा वो ही करेंगे, लेकिन बीजेपी ने सेना को कमज़ोर करने का काम किया है। अग्निवीर योजना लाके, अग्निपथ योजना के माध्यम से अग्निवीर जो भर्ती किए हैं ना, इससे सेना में भर्ती होने वालों का मनोबल गिरा है, और सेना के अंदर स्थायी और अस्थायित्व का जो एक द्वेष है वो साफ जाहिर होता है। लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो गया है सेना के अंदर भर्ती होने का। जो सेना में जाकर देशभक्ति की भावना रखते हुए देश की सेवा का जो जज्बा लेके जो सेना के अंदर भर्ती होना चाहते थे, उनके विचारों के साथ में कुठाराघात हुआ है, और सेना के प्रति जाना जवानों का आकर्षण कम हुआ है। मेरा ये प्रयास रहेगा, और हमारी सरकार का प्रयास है, मतलब हमारे विपक्ष का ये प्रयास रहेगा कि अग्निवीर जो योजना है ये बंद हो और पुराने भर्ती प्रक्रिया वापस चालू हो, ताकि देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर जो कूट कूट के भरी है वो कायम रहे। अग्निवीर का जो लगता है कि नुकसान हुआ बीजेपी को आपको? बिल्कुल हुआ है। युवाओं के जो सपने थे उन सपनों के साथ में कुठाराघात किया है। आप उठाएंगे लोकसभा में अग्निवीर यहाँ तो बंद कर दो, यहाँ पे चेंज कर दो? बिल्कुल उठाए। अभी तो हमारे नेता प्रतिपक्ष ने बड़ा बयान दिया था ना अग्निवीर योजना की, हमारी सरकार जब भी आएगी अग्निवीर को बंद कर देंगे हम, और अभी भी विरोध कर रहे हैं। और ये सरकार भी डिसीजन नहीं ले पाई। अभी 4 साल का बोला था, पहले 25% का बोला था, 25 से अभी बोल रहे हैं कि 50 करेंगे। अब 4 साल की जगह ऐसा सुनने में आ रहा कि 7 साल करेंगे, क्योंकि 4 साल पूरे हो गए। उनका क्या करना है, उनको सैनिक का दर्जा देना है कि नहीं देना है, शहीद होते हैं उनको उनके बराबर का वो दर्जा नहीं मिल रहा है, उससे भी असंतोष है। तो ये एक मतलब सेना के साथ में कम से कम सेना को तो बख्श देते। देश की रक्षा सबसे पहले है। जब भी देश के ऊपर संकट आया है, सेनाओं ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए अपने देश की रक्षा के लिए अग्रिम पंक्ति के अंदर जिस जोश और जुनबे के साथ में खड़ा रहते हैं, तो वो जोश जुनबा कायम रहना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और ये तभी संभव होगा जब सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जो पुरानी सेना
प्रक्रिया थी उसके तहत और उससे भी ज़्यादा सैनिकों के लिए सहायता दी जाए और सैनिक अपने आप को पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से सुदृढ़ समझे, मजबूत समझे, तभी ये संभव हो पाए। एक अंतिम सवाल जाते जाते सर, क्या कभी आपने सोचा था कि एक मजदूरी करने वाला, नमक की थैली पैक करने वाला सिपाही बनता है, सिपाही के बाद फिर अपना बिजनेस करता है और फिर वो सांसद बन जाता है? कभी आपने सोचा था सपनों में भी ऐसा होगा जब आप उस दौर में होंगे? देख, अपने ज़िंदगी के अंदर, कैरियर के अंदर प्रोग्रेस करने का हर कोई सपना रखता है और मैंने भी वही किया। लेकिन अब भी आज से भाई 2-5 साल पहले कभी नहीं सोचा था कि 6-7 साल पहले कि विधायक का चुनाव लड़े। जैसी समय परिस्थिति आई, विधायक का चुनाव भी लड़ा, वहाँ बात नहीं बनी। तब यही प्रयास था कि मैं एमएलए बन के जयपुर जाऊं, लेकिन विधाता ने यही लिखा था कि यहाँ आना लिखा नहीं तो था। तेजाजी महाराज की कृपा रही? तेजाजी महाराज की कृपा रही, बाड़मेर जैसलमेर के लोगों की कृपा रही, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा और अच्छे लोगों का साथ रहा तभी, और माता पिता के सही संस्कार रहे इस स्टेज तक आने के लिए। तो ये थे उम्मीदवार बेनीवाल, जिन्होंने खास बातचीत की, जिनका साफ तौर पे कहना था कि बाड़मेर जैसलमेर की जनता का आशीर्वाद रहा, तेजाजी महाराज का आशीर्वाद रहा, जब भी मैं राजनीति में आ सका। जब चला था मंजिल में तो सोचा नहीं था राजनीति करूँगा, लेकिन एक अब अच्छे राजनेता हो गए। उम्मीदवार ने हमसे बातचीत की और कितनी हाजिर जवाबी से ये हर सवाल का आंसर दिया है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।